हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्रोडक्शन की डिफरेंट क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करने की मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट को बताती है। इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है LAC इक्वल टू LTC डिवाइडेड बाय Q। क्योंकि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए फर्म फैक्टर्स के ऐसे प्रोपोर्शन को सेलेक्ट करेगी जिससे उसकी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आए। लॉन्ग रन में सभी शॉर्ट रन प्लांट्स इंक्लूड रहते हैं, इसीलिए फर्म अपने किसी भी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट है जिस पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सपोज फर्म के पास 3 प्लांट्स हैं। प्लांट्स मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, जिसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं SAC1, SAC2 एंड SAC3। डायग्राम में OX एक्सिस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड OY एक्सिस पर कॉस्ट है, जिसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व SAC1, SAC2 एंड SAC3 हैं। M1, M2, M3 एंड M4 डिफरेंट आउटपुट लेवल हैं। सपोज फर्म को OM1 के बराबर प्रोडक्शन करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 कि वो SAC1 को सेलेक्ट करे या ऑप्शन 2 वो SAC2 को सेलेक्ट करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि फर्म SAC1 को सेलेक्ट करती है तो उसकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट AM1 है और SAC2 पर उसकी कॉस्ट BM1 है, जो AM1 से अधिक है। अतः प्लांट SAC1 को सेलेक्ट करेगी। अब अगर फर्म ने अपना आउटपुट बढ़ाकर OM2 कर दिया तो यहाँ दोनों ही प्लांट SAC1 एंड SAC2 पर इसकी कॉस्ट सेम है, CM2। इस केस में फर्म अपने नेक्स्ट प्लांट SAC2 को सेलेक्ट करेगी, क्योंकि अगर OM2 से आउटपुट बढ़ाना हो तो SAC1 पर कॉस्ट बढ़ रही है, जबकि और आउटपुट बढ़ाने से SAC2 की कॉस्ट और कम होगी। अब अगर फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर OM3 कर देती है तो उसकी कॉस्ट SAC1 पर DM3 है और SAC2 पर EM3 है, जो DM3 से कम है। यहाँ फर्म SAC2 पर प्रोडक्शन करना पसंद करेगी। इसी प्रकार OM4 तथा इससे अधिक प्रोडक्शन करने के लिए फर्म SAC3 प्लांट को सेलेक्ट करेगी। इस प्रकार हमने जाना कि OM2 से कम प्रोडक्शन के लिए फर्म SAC1 को सेलेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है। M2 से M4 प्रोडक्शन के लिए SAC2 एंड M4 से अधिक SAC3 को सेलेक्ट करेगी, जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम आए। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए ही 3 प्लांट्स लिए हैं। वास्तव में लॉन्ग रन में बहुत सारे SAC कर्व्स पाए जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन सभी SAC कर्व्स को टेंजेंट करता हुआ U शेप लेगा। बट ये SAC के कंपैरिजन में फ्लैटर होता है, क्योंकि ये सभी शॉर्ट रन कर्व्स को कवर अप करता हुआ होता है, इसीलिए इसे एनवेलप कर्व भी कहते हैं। इसे प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म को ये पता होता है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वो किस प्लांट को चूज़ करे, जिससे उसकी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम आए। लॉन्ग रन में फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना होता है। LAC कर्व बहुत सारे SAC कर्व्स को टेंजेंट करता हुआ होता है, इसलिए ये U शेप का होता है। SAC कर्व्स शोज साइज ऑफ प्लांट, इट्स आउटपुट एंड एवरेज कॉस्ट। स्टार्टिंग में LAC कर्व SAC कर्व के फॉलिंग पोर्शन को ही टेंजेंट करता है और आफ्टर P पॉइंट ये SAC कर्व के राइजिंग पोर्शन को टेंजेंट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि LAC कर्व SAC के मिनिमम पॉइंट्स को टेंजेंट नहीं करता। LAC कर्व अपने लोएस्ट पॉइंट पर ही SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करता है। यहाँ टेंजेंसी पॉइंट जो है वो लीस्ट कॉस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है, नॉट इट्स मिनिमम एवरेज कॉस्ट।
जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ए पॉइंट पर टेंजेंट कर रहा है। ये शो करता है कि M1 यूनिट AM1 कॉस्ट पर प्रोड्यूस की जा रही है, जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को शो करती है। अब यदि फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर M2 कर दे तो उसके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 कि वो SAC1 के मिनिमम एवरेज कॉस्ट पॉइंट B को चूज़ करे, जहां उसकी कॉस्ट 8 रुपीज़ है, क्योंकि A पॉइंट SAC1 के फॉलिंग पोर्शन पर है और मिनिमम पॉइंट B है। LAC को टेंजेंट नहीं करता, ठीक है। ये जो मिनिमम पॉइंट B है ये LAC को टेंजेंट नहीं करता। पॉइंट B पर फर्म OM2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है कि फर्म B पॉइंट से नीचे LAC को टेंजेंट करता हुआ न्यू प्लांट एम्प्लॉय करे, जहां OM2 प्रोडक्शन और भी कम कॉस्ट पर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि LAC का ईच पॉइंट एक शॉर्ट रन प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करे। तो इसलिए फर्म SAC के मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बजाय न्यू प्लांट एम्प्लॉय करना ज़्यादा पसंद करेगी, जिससे उसकी कॉस्ट कम से कम आए। इसी प्रकार LAC के सभी कर्व्स पर ये अप्लाई होता है, इसलिए ये यू शेप का होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि P पॉइंट LAC का मिनिमम पॉइंट है, जो SAC के मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट करता है। OQ इज़ द ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ फर्म। यहाँ फर्म अपनी फुल कैपेसिटी को ऑपरेट कर रही है, फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। PQ इज़ द मिनिमम कॉस्ट एंड फर्म एंजॉइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। P पॉइंट के लेफ्ट में LAC कर्व SAC के फॉलिंग पोर्शन को टेंजेंट करता है, जो ये शो करता है कि फर्म अपनी फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं कर पा रही। डायग्राम से स्पष्ट है कि LAC SAC1 को A पॉइंट पर टेंजेंट करता है, जबकि मिनिमम पॉइंट B है। यहाँ फर्म अपनी फुल कैपेसिटी से कम ऑपरेट कर रही है। यहाँ फर्म के पास इंटरनल इकोनॉमीज़ को बढ़ाने का पूरा स्कोप है। P पॉइंट के राइट में आप देख रहे हैं कि LAC SAC के राइजिंग पोर्शन को टच करता है। यहाँ फर्म अपनी फुल कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट कर रही है। यहाँ फर्म इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को सफ़र कर रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि P पॉइंट के लेफ्ट में एंड राइट में फर्म का ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होगा। ऑप्टिमम पॉइंट ओनली वहीं होगा जहाँ SAC का मिनिमम पॉइंट LAC के मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, वाई LAC कर्व इज़ यू शेप्ड कर्व। LAC कर्व यू शेप का क्यों होता है? शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की वजह से यू शेप होता है, जबकि LAC कर्व रिटर्न टू स्केल की वजह से यू शेप लेता है। रिटर्न टू स्केल मीन्स स्टार्टिंग में LAC कर्व इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से फॉल होता है, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न से एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से अपवर्ड मूव करता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। स्टार्टिंग में जब आउटपुट बढ़ाया जाता है तो OA आउटपुट तक फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने के कारण पर यूनिट एवरेज कॉस्ट घटती है, जिससे ये डाउनवर्ड मूव करता है। बाद में A आउटपुट के बाद LAC कर्व कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होता है। लॉन्ग रन में फर्म को कांस्टेंट रिटर्न्स काफ़ी लंबे समय तक मिलते हैं। उसके बाद LAC कर्व अपवर्ड मूव करने लगता है। ये अपवर्ड मूव क्यों करता है? क्योंकि अब फर्म को डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं, जिससे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगती है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स और बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न्स किस वजह से होते हैं, इसके क्या कारण हैं? तो इसके दो मेन कारण हैं, इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। स्टार्टिंग में फर्म को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलते हैं, ये इनिशियल फेज़ में होती है। इसमें पर यूनिट कॉस्ट घटने लगती है, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत बड़ी फर्म होने के कारण बहुत बड़े स्केल पर लेबर्स काम करते हैं, जिससे डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पाया जाता है।
लेबर जो काम कर रहे हैं उसे डिफरेंट प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और लेबर उसी काम को करते करते स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरने लगता है। नेक्स्ट है टेक्निकल इकोनॉमीज़। लॉन्ग रन में टेक्निकल इकोनॉमीज़ भी प्राप्त होती हैं। मींस फर्म में ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सकता है। न्यू टेक्निक्स को यूज़ करके भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिविजिबिलिटी। लॉन्ग रन में जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है तो फर्म अपने इंडिविजिबल फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन मैनेजर की सर्विसेज की फुल कैपेसिटी का यूज़ कर पाती है, जिससे कॉस्ट गिरने लगती है। क्योंकि एक कुशल प्रबंधक या एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर बड़ी मात्रा में उत्पादन की देखभाल उसी कुशलता के साथ कर सकता है जितनी कि थोड़े उत्पादन की मात्रा की, जिससे पर यूनिट कॉस्ट गिरने लगती है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक बिग प्लांट अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ लगाता है, यानी उसकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटती है। क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए खुद के ट्रक्स को यूज़ करती है, इसीलिए उसकी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट घटने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि LAC कर्व अपवर्ड मूव क्यों करता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो इसका मेन रीज़न है डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जिसमें हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे कि कुछ रीज़न्स को लेकर चलते हैं। पहला है नीड एडिशनल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। जब फर्म अपना प्लांट साइज़ बढ़ाती है तो आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि अब फर्म में प्रोडक्शन को मॉनिटर करने के लिए एडिशनल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड दिस एक्सेस ग्रोथ लीड्स टू लॉस ऑफ इफेक्टिव सुपरविज़न, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से इंफॉर्मेशन टॉप एग्जीक्यूटिव तक बहुत लेट पहुंच पाती है, क्योंकि जो लेबर हैं और मैनेजमेंट है उनके बीच में कांटेक्ट लगभग बहुत ही कम हो पाता है, जिससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग वर्क एफिशिएंसी। लॉन्ग रन में जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है, बहुत बड़े लेवल पर आउटपुट होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से र्यूमर्स फैलने लगते हैं, जिनकी वजह से वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। प्रोडक्शन की एक यूनिट घटने या बढ़ने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के जैसे ही होती है, बट ये SMC के कंपैरिजन में लेस डीपर होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। LMC और LAC का रिलेशन भी SMC और SAC की तरह ही होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आउटपुट OQ से कम है तब SMC LMC से कम है, और जब आउटपुट OQ से अधिक है तब SMC अधिक है LMC से। P पॉइंट पर LMC, LAC, SMC एंड SAC सारी इक्वल हैं। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ हमने 3 SAC कर्व्स लिए हैं, SAC 1, SAC 2 एंड SAC 3, जिन्हें SMC 1, SMC 2 एंड SMC 3 उनके मिनिमम पॉइंट पर उसके नीचे से इंटरसेक्ट कर रही है। सभी SAC कर्व को टेंजेंट करती हुई LAC कर्व आप देख सकते हैं। OA आउटपुट पर हमारी एवरेज कॉस्ट है AH, जिसे SMC 1 पॉइंट N पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ हमारी मार्जिनल कॉस्ट AN है। इसी प्रकार SMC 2 Q पॉइंट पर तथा SMC 3 K पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। Q पॉइंट पर LMC, LAC, SMC, SAC इक्वल हैं।
के पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से अधिक है। इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर एसएमसी बनेगा, इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर एलएमसी बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।